नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे उपद्रव की। जी हाँ, ये कोई आंदोलन नहीं है, क्योंकि जिस आंदोलन हमारे संविधान ने आंदोलन करने की हमें सहूलियत दी है, हमें अधिकार दिया है, लेकिन शांतिपूर्ण। जिस आंदोलन में किसी की जान जाए वो आंदोलन उपद्रव है। हमारे हरियाणा के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की इसमें जान चली गई इस उपद्रव को रोकते हुए, इसलिए फ़िलहाल मैं इसे उपद्रवी कहती हूँ। और मैं अपने सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस उपद्रव को ख़त्म किया जाए। और इसको मैं उपद्रव क्यों कह रही हूँ, इसके लिए मैं कुछ फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिन पर आज मैं चर्चा करूँगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि किसानी प्रोफेशन अन्य प्रोफेशन से अलग कैसे है। भाई, इस संसार में जिंदा रहने के लिए हर इंसान अपने परिवार को पालने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है। जैसे मजदूर जो होता है वो सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, घर बनाता है। क्लर्क जो होता है वो ऑफिस में काम करता है। राजनेता जो है वो संसद में काम करता है, देश की सहूलियत के लिए काम करता है। पुजारी मंदिर में काम करता है। काम वाली बाई लोगों के घरों में जा जाकर काम करती हैं। छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं, सड़कें झाड़ू लगाते, कचरा उठाते हैं। तो उसी तरह से ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपना काम करते हैं। तो किसानी जो है वो एक प्रोफेशन से अलग कैसे है, क्यों इसको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है और क्यों हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। किसान हमारे लिए ऐसा क्या करते हैं कि हम उनको अन्नदाता कहते हैं? वो अपना प्रोफेशन करते हैं, बदले में वो हमसे पैसा लेते हैं। मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते ना। जिस तरह एक कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाता है और वो कपड़े को अपने सेल करता है, वो हम पैसा देकर उससे खरीदते हैं, फिर हम उसको इज्जत का रखवाला क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भैया उसी के कपड़े पहन करके सारा इंसान अपनी इज्जत बचाता है। एक मजदूर जो होता है वो पुल बनाता है, सड़क बनाता है, घर बनाता है, तो उसे राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहते, उसे मजदूर क्यों कहते हैं? और अगर किसान को अन्नदाता कहते हैं तो भैया ये जो खुमचे वाले हैं, ये जो छोटे छोटे ढाबे वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, इन्हें हम अन्नदाता क्यों नहीं कहते हैं? किसान अन्न उगाता है, अन्न को पकाता है और लोगों को देता है। तो अगर कहना है तो भाई सबको आप कुछ स्पेशल कोई एक डेजिग्नेशन दीजिए, और नहीं देना है तो सबको एक बराबर रखिए। ये किसानों को जो पैम्पर करने का काम शुरू हुआ था, ये आज़ादी के बाद इसलिए शुरू हुआ था कि हम जो थे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारे यहाँ अनाज इतना नहीं उगता था कि हम अपने ही अनाज से अपने देश का पेट भर लें। तो अमेरिका से आए हुए सड़े गले गेहूं के बल पे हमें जीना पड़ता था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने किसानों को हाइप करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उन्होंने किसानों को इतनी सारी सहूलियतें दी कि भाई आपको बीज पे जो है सब्सिडी दी जाएगी, आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए सस्ते दामों पर लोन दिया जाएगा, आपको MSP तय करेगी कि भाई आप अनाज उगाइए और हमें बेचिए। इसलिए कि लोगों का मोह जो था वो किसानी से भंग हो रहा था, वो किसानी करना नहीं चाहते थे, और जो सरकार थी, हमारा देश था, वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता था। उसने इतनी सारी सहूलियतें दी तो उन्होंने मदद करी थी। उन्होंने कोई आपके नाम पट्टा लिख के अधिकार नहीं दे दिया था। और आपको जो अधिकार अगर दिया जाएगा, जैसे आपकी जिद है कि आपको जो है MSP सरकार से 23 चीज़ों पर MSP चाहिए, 23 यानी 26 चीज़ों पर MSP चाहिए, और उस पर आपके मनमाने रेट पर बात फिक्स हो। आप कहते हैं कि आपने जितनी लागत लगाई उसके 1.5 गुनी कीमत पे सरकार उसको खरीदे, 1.5 गुनी कीमत पे सरकार उसको खरीदेगी। उसके बाद सरकार जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, उसके लिए स्टाफ अपॉइंट करेगी, उसके बाद वो जनता को बेचेगी। तो क्या सरकार अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्कीम पर भी बेचती है तो भी जो है वो जो खरीदेगा, जो कंज्यूमर होगा, उसको वो हाई रेट पर मिलेगा। तो आपके लिए जो इतना सारा खर्चा सरकार करेगी, उसका खर्चा उसको हमारी जेब पे क्यों पड़ेगा? उसका बर्डन हम क्यों उसके लिए भुगतेंगे कि भाई आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए और महंगे दामों पर खरीद कर खाद्यान्न हम खाएंगे? ये कहाँ का न्याय है? एक और अनाज तो ऐसी चीज़ है, गेहूं दाल चावल ऐसी चीज़ है जो नेसेसिटी है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो भाई जो गरीब है, मजदूर है, जिसकी इतनी इनकम नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे, वो मत खाए। ये तो सब खाएंगे, और सबकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतने महंगे दामों पर अनाज को खरीद सके। क्यों आपकी पॉलिसी चल रही है कि भाई सरकार आपके हिसाब से MSP निर्धारित करे? सरकार को जो सही लगेगा, सरकार तो सबकी सहूलियत के लिए काम करेगी ना, हर वर्ग हर समुदाय की सहूलियत के लिए काम करेगी ना। एक आप ही तो नहीं है कि सरकार सिर्फ आपके बारे में सोचेगी। जो गरीब इंसान आपकी वजह से उसे ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा, वो इसका विरोध करेगा, और उन्हीं गरीबों में से एक मैं भी हूँ। मैं भी इस बात का सरासर विरोध करूंगी कि सरकार उसी कीमत पर आपका अनाज खरीदे जिस कीमत पर वो सहूलियत से हर इंसान देश का खा सके उसको। और भैया अगर नहीं पड़ रहा है, दूसरी बात मेरी, अगर आपको लगता है कि अगर सरकार इस अपने दाम पर इसे खरीदेगी, आपको पड़ता नहीं पड़ेगा, छोड़ दो किसानी। किसने गन पॉइंट रख के आपको कहा है कि आप किसानी करो? प्रोफेशन बदल लो, पैसा हो तो मॉल खोल लो, होटल खोल लो, पैसा ना हो तो भैया दिहाड़ी मजदूरी करो। और जो वहाँ पर 18-18 लाख के AC ट्रैक्टर पे पहुँच रहे हैं दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, आपको क्या लगता है वो असली किसान है? वो असली किसान नहीं, असली किसान तो बेचारे वो हैं जो इनके खेतों में इस समय भी दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। जिस तरह आरक्षण का फायदा एक क्रीमी लेयर उठा रही है, उसी तरह किसानों को दिए गए सारी सहूलियतों का फायदा भी एक क्रीमी लेयर उठा रही है। जो बेचारा सच में जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है खेत में अन्न उगाने के लिए, उसको कोई सहूलियत नहीं पहुंच रही है। ये करोड़पति अरबपति लोग जो है वो किसान नहीं है।
वो उन मजदूरों के ऊपर जमींदारों की तरह काम करवाते हैं और उनको बदले में भुगतान कर देते हैं। बाकी सारा पैसा इनके अपनी जेब में जाता है। ये तो हो गया मेरा अवलोकन इस पूरे मुद्दे पर। हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना करें, ठीक है, वो उनकी अपनी राय होगी। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि अगर आप किसी बात के लिए आंदोलन करने आए हैं तो आप आंदोलन उस मुद्दे पर करिए ना। वहाँ पर खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? वहाँ पर हिंदू विरोधी बातें क्यों हो रही है? वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ क्यों दी जा रही है? वहाँ पर क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा जा रहा है कि हमें इनके साथ नहीं रहना है? भैया नहीं रहना है तो देश के दरवाजे खुले हैं, आपको जिसके साथ रहना हो आप वहाँ जाइए। आपको पड़ता हो तो आप पाकिस्तान चले जाइए, सीरिया चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, उसमें भी जीना बने तो आप फिलीपींस चले जाइए, इजराइल चले जाइए, साउथ कोरिया चले जाइए। कुछ नहीं तो कनाडा के दरवाजे तो आपके लिए खुले खुले हैं, आप कनाडा चले जाइए। किसी ने आपके हाथ पर नहीं जोड़ा कि आप यहाँ रहिए। आप कौन होते हैं हमारे देश में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वाइट करने वाले कि हमें इनके साथ नहीं रहना है? किसने अधिकार दे दिया आपको? और अगर आपकी बात कर रहे हैं तो मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलाया जाए, क्योंकि सरासर देशद्रोह है अपने देश में चल रहे किसी मुद्दे के लिए। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का आह्वान कर रहे हैं तो वो मेरी नज़र में सरासर देशद्रोह है। इनके ऊपर केस चलने चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि इस देश के लिए या हिंदू समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान पंजाबियों ने दिया है। 90% बलिदान पंजाबियों ने दिया। पहली बात तो डाटा ही गलत है, 90% बलिदान पंजाबियों ने नहीं दिया, लेकिन मैं मानती हूँ कि हाँ दिया है। हमारे सिख गुरुओं ने, हमारे पुराने लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन जरा अपनी बुद्धि से सोचो कि ये सिख लोग आए कहाँ से थे? बाहर से आए थे ना। ये सिख लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए बलिदान दिया, वो हमारी सनातनी माओ की कोख से आए थे। हर सारी सनातनी माँ ने अपना एक बेटा दिया था धर्म की रक्षा के लिए और उससे एक सेना बनाई गई थी। वो कोई अलग धर्म नहीं था, अलग समुदाय नहीं था, अलग संप्रदाय नहीं था, वो हमारे धर्म को बचाने के लिए बनाई गई सेना थी। ये आपकी गलती है कि आप छटक कर हमसे अलग हो गए और आप जब अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। जिन गुरुओं ने सनातन धर्म के लिए अपनी जान दे दी, अपने मुगलों के काल में इतने प्रताड़ित हुए, इतनी बुरी तरह से उनके नस्ल हत्याएं करी गई, आप उनके बताए मार्ग पर तो नहीं चल रहे और उनके बलिदान पर आपका अधिकार है। भैया बात चित भी आपकी और पट भी आपकी, ऐसा तो नहीं चलेगा। या तो आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, तब आप उनके बलिदान का क्रेडिट लीजिए, और अगर आप उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे तो उनके बलिदान का क्रेडिट आपको कैसे मिल जाएगा? और आखिरी बात मैं सीधे सीधे ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी भले ही इतने सहनशील हों कि वो इन लोगों के कहे हुए अपशब्द को बर्दाश्त कर जाए, लेकिन देश के लोग इतने सहनशील नहीं हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो ये मेरी मांग रहेगी कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस प्रकार के उपद्रव को, आंदोलन का नाम जो विपक्ष दे रहा है, उसको सिरे से खारिज करा जाए, इन सबको वहाँ से हटाया जाए और इनको खुला ऑफर रखा जाए कि भाई जिसको किसानी करनी है वो करो, हम इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही करेंगे, बाकी देश के लोगों के ऊपर हम कोई बर्डन डाल करके किसानों की मदद नहीं करेंगे। जिसको ना करना हो वो ना करे। क्यों आप इनके हाथ पर जोड़ लेंगे भाई हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए करेंगे? पिछली बार जब मोदी जी ने इनसे जो इनकी सहूलियत के लिए या मामले को ख़त्म करने के लिए जो इन्होंने अपने दोनों निकाले हुए वो वापस ले लिए नियम कानून जो भी बनाए थे उन्होंने, किसान कानून जो भी बने थे, इनको ये लगा ये मोदी जी की कमजोरी है। इनको ये लग रहा है मोदी जी इनसे डर रहे हैं, ये यहाँ पर आंदोलन करने नहीं आते, ये यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने आते हैं, यहाँ पर दिखाने आते हैं। वो सरेआम धमकी दे रहा है, नेशनल न्यूज़ चल रही है कि वो कह रहे हैं अब आगे जो होगा वो सरकार जानेगी। सरकार अपनी ताकत, वो तुम सरकार को आगे शक्ति प्रदर्शन करोगे? सरकार क्या पग्गू है? मोदी जी आप इनका जवाब इन्हें दीजिए, नहीं तो ये देश में फिर से वही उपद्रव चालू करेंगे जो उपद्रव इन्होंने बहुत साल पहले चालू किया था। वो खुद कह रहा था कि 84 वाली स्थिति आ रही है, हम पर अत्याचार किया जा रहा है। भैया जो अत्याचार किया जा रहा है दिखाओ, अत्याचार कौन कर रहा है? ये रोज रोज नई नई खुराफात, नए उपद्रव कौन कर रहा है? तुम लोग कर रहे हो। देश में किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी को भी इस प्रकार के उपद्रव की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस पर ठोस कानून बनने चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।